हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक का आखिरी चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। अब शुरू करेंगे चैप्टर को उसके नाम से ही। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोले तो कौन से कंपाउंड्स होते हैं? अब ये ना, अभी तक आपने आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, इनके बारे में बहुत कुछ सीखा समझा है। अब ये नए टाइप के कंपाउंड्स इस तरीके के कुछ है ना कि आपको लगेगा कि ये थोड़े आयनिक जैसे लग रहे, थोड़े कोवेलेंट जैसे लग रहे, पर होते तो ये ना आयनिक जैसे है ना कोवेलेंट जैसे। ये अपने आप में ही थोड़े अलग है इन दोनों से भी। चलो आपका सस्पेंस खत्म कर देता हूं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अगर मेटल का एटम लो या फिर मेटल का आयन लो, इसके अगल बगल में जुड़ते हैं अनायंस कहो या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कहो। ओके, जैसे कि पूरे अगल बगल में, ओके, सभी जगहों से जहां से उनको मिल रहा है रास्ता, वहां से देखेंगे कहां कहां से ये लोग बॉन्ड बनाते हैं या फिर कहां कहां से इन मेटल एटम या फिर आयन के साथ जुड़ते हैं आगे आगे। पर ध्यान में रखना एक बात जो इनमें खास है, जिसकी वजह से ये खास तरीके के कंपाउंड्स बनते हैं, कि ये जो अनायन या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, ये हमारे मेटल एटम या फिर आयन के साथ इस तरीके से कुछ इंटरेक्ट करते हैं, इस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है कि भाई हमारा मेटल एटम या फिर आयन ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन, ओके, लेने का काम करता है, अपने में से कोई भी इलेक्ट्रॉन देने का काम नहीं करता। यहां पर ध्यान देना, समझना इस चीज को। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर अनायंस अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं मेटल के साथ, ओके, या फिर मेटल आयन के साथ, और कहते हैं कि हम लोग इसको शेयर करेंगे। ओके, अब देखना, नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग ने क्या समझा है कि भाई अगर ए एटम है, बी एटम है, ए भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, बी भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, दोनों कहते हैं कि हम दोनों शेयरिंग खेलेंगे, और फिर कंपाउंड फॉर्म होता है कोवेलेंट कंपाउंड या फिर कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहो। यहां पर ये मेटल एटम या फिर मेटल आयन अनायंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कहते हैं कि भाई मैं मेरे तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाऊंगा, ओके, जो बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तुम लोग ही लेके आओ इलेक्ट्रॉन्स और तुम लोग ही मेरे साथ उन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करो। ये मतलब ये ऐसी चीज हो गई, यहां पर एक चॉकलेट है तो आधा आधा बांट के खा रहे भाई दोनों जन। यहां पर मेटल कह रहा है कि भाई मेहनत भी तुम ही करो, अनायंस न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ओके, चॉकलेट भी तुम ही लेके आओ, और शेयरिंग हम दोनों मिलके करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ऐसे शेयरिंग को कहते हैं नॉन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ये नॉन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ऐसे मेटल या फिर मेटल आयंस का मिलन अनायंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, इस तरीके से जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, उनको कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं निकल एज अ मेटल ले रहा हूं, मैं यहां पर एटम है, ये हमारा निकल, और ये जो है ये कार्बोनिल। ओके, हम लोग अब इसको कार्बोनिल करके पुकारेंगे आगे। अभी फिलहाल के लिए आप समझो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है ये, ठीक है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हमारे निकल के आसपास आएंगे। ओके, मैं ऐसे ही बस दिखा रहा हूं, ओके, और कहेंगे कि भाई हम इलेक्ट्रॉन्स लेके आते हैं, ओके, और तुम सिर्फ हमारे साथ शेयरिंग का गेम खेलो। ओके, मेहनत हम करेंगे और तुम मस्त चॉकलेट खाओ। इस तरीके से निकल के साथ NiCO4 ऐसे टाइप के कंपाउंड बना देता है। ओके, अब इसमें देखो मैंने ये एरो बनाया हुआ है, तो नॉर्मल हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसे डंडी बनाते हैं, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम लोग ऐसे एरो दिखाते हैं। ये बॉन्ड बोले तो एरो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो फॉर्म होता है, ओके,
जिसे हम लोग ने समझा अभी तक कि भाई नॉन म्यूचुअल शेयरिंग से, उसको अलग तरीके से भी हम लोग बुला सकते हैं, डेटिव बॉन्ड करके भी इसको बुला सकते हैं हम लोग, वो अपने ऊपर है, जो भी अलग अलग इसके नाम है। पर बात समझ में आनी चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में नॉन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये रहा एटम का एग्जांपल। आयन के साथ कैसे होता है, देखो यहां पर बच्चों में ना कई ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, चलो ये मैंने कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ओके, पर अब मैं कहता हूं कि ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो आप कहोगे सर अब इसमें पोटेशियम भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, तो अब कौन से मेटल के अगल बगल में हमारे साइनाइड आयंस बैठे हुए? तो इसीलिए ये समझाने के लिए ये देखो ब्रैकेट बनाया हुआ है ऐसे, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। पर इस ब्रैकेट के अंदर जो हमारा मेटल है ना, उस मेटल के अगल बगल में ये अनायंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे यहां पर बना है, ओके, और यहां पर ये एक अलग स्पीशीज बन जाती है, ओके। तो इस स्पीशीज को हम लोग, ओके, क्योंकि अब देखो इसके ऊपर, इस स्पीशीज के ऊपर चार्ज भी हो सकता है, ओके, या फिर नहीं भी हो सकता, जैसे कि यहां पर देखो चार्ज नहीं है कुछ भी, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं हम लोग। अब ये जो स्पीशीज बनी, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आयरन के साथ साइनाइड के अनायंस मिलके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, ओके। सपोज ये भी साइनाइड, ये भी साइनाइड, साइनाइड 4 हो गए, 5 6 ऐसे साइनाइड बना रहे, ओके। किस ओरिएंटेशन में बनाएंगे हम लोग देखेंगे बाद में, पर ये बना रहे ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, और फिर एक ये स्पीशीज बन रही है जिसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है, ओके। अब देखो यहां पर पोटेशियम 4 है, तो 4+ टोटल नेट चार्ज इन 4 पोटेशियम का होगा +4, करेक्ट। ये प्लस लिखा नहीं जा रहा, एक मिनट इरेज कर देता हूं मैं। ये रहा +4, पोटेशियम की वजह से नेट क्यूमुलेटिव, हमारा मतलब नेट चार्ज 4 पोटेशियम का +4, और इस पूरे स्पीशीज के ऊपर 4- चार्ज आ जाता है, ओके। तो ये ऐसी एक कॉम्प्लेक्स स्पीशीज बन जाती है, करेक्ट। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरे के पूरे चीज को हम लोग कहेंगे, ये कॉम्प्लेक्स स्पीशीज में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद अगर इसके पास एक दूसरा, ओके, आयन आया और ये जुड़ गए, तो फिर ये बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पर बेसिक लॉजिक क्या है कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के लिए ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनने चाहिए, ओके। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और सिर्फ ऐसे स्पीशीज बन रही है, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स स्पीशीज कहते हैं, पूरे के पूरे को, ठीक है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स स्पीशीज के साथ अगर कोई दूसरा आयन आके जुड़ा जिसके पास अपोजिट चार्ज है, हम लोग उनको काउंटर आयन कहते हैं, ओके। तो ये हमारा काउंटर आयन है, तो तब जाके फिर ये कॉम्प्लेक्स स्पीशीज बनती है, ओके। ये कॉम्प्लेक्स स्पीशीज बनती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, ओके। ये A+B, ये जो A भी है वो मैं हटा देता हूं यहां से। लॉजिक समझ में आ गई बात? तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में और जानने के लिए हम लोग थोड़े से उसके इतिहास में जाते हैं और इनके बारे में कैसे पता चला हमें, इसको देखते हैं। तो इसके लिए ना एक वर्नर्स थियरी हमको पढ़नी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है। ऑल्फ्रेड वर्नर ने ही वर्नर्स थियरी दी है। अब खास बात यह है कि ये ऑल्फ्रेड वर्नर भाई पहले इंसान थे फर्स्ट टू फॉर्मुलेट उनकी आइडियाज अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ओके। तो भाई हम लोग को ना बहुत दिलचस्पी थी कि चलो ठीक है ऐसे अलग तरीके के कंपाउंड्स है, पर उनका स्ट्रक्चर कैसा है ये जानने के लिए। और ये रहे पहले इंसान जिन्होंने कुछ ना कुछ फॉर्मुलेट कर दिया इनकी आइडियाज को, स्ट्रक्चर के बारे में जो इनको लगी आइडियाज। अब कैसे किया? एक्सपेरिमेंट से ही होते हैं सब चीजें, तो एक्सपेरिमेंट करके किया। अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया मालूम है उन्होंने ना एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स लिए, ओके। जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, देखो ये रहे ये सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स? कोबाल्ट 3 क्लोराइड और अमोनिया के कंपाउंड्स, ओके। तो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड विथ अमोनिया कुछ ऐसे दिखते हैं, देखो ये कोबाल्ट 3 क्लोराइड विथ अमोनिया, क्लियर। तो COCl3 डॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ऐसे। जो अब यहां पर 6 वाले लिए अमोनिया मॉलिक्यूल्स वाला कंपाउंड, ओके। उन्होंने ऐसे COCl3.5NH3 वाला कंपाउंड लिया, 5 अमोनिया मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड, फिर 4 वाले भी लिए, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने ये कंपाउंड्स लिए और उनको किया ट्रीट विथ एक्सेस ऑफ कोल्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब जब ये रिएक्शन करवाया तो उनको दिखा कि भाई कुछ क्लोराइड्स जो है, सम ऑफ द क्लोराइड्स ये प्रेसिपिटेट हो रहे हैं
ओके, और कुछ नहीं हो रहे हैं। मतलब समझने की कोशिश करो, क्या है, देखो यहां पर कोबाल्ट 3 क्लोराइड बोला है ना, तो कोबाल्ट के साथ क्लोराइड आयंस जुड़े हुए हैं। ओके, यहां पर 3 क्लोराइड आयंस जुड़े हुए हैं, देखो यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, तो सभी जगह पे 3-3 क्लोराइड आयंस जुड़े हुए हैं। पर अलग अलग सीरीज ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड और अमोनिया के जो कंपाउंड्स हैं, उनमें से अलग अलग नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस बाहर निकल रहे थे और सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहे थे। ओके, प्रेसिपिटेटेड एज सिल्वर क्लोराइड, बट सम रिमेन्ड इन द सॉल्यूशन, यही मैंने बताया आपको। ओके, तो कुछ हो रहे थे प्रेसिपिटेट, कुछ सॉल्यूशन में ही रह रहे थे, मतलब इनके साथ ही जुड़े रह रहे थे, इन कंपाउंड्स के साथ। ओके, क्यों ऐसे हो रहा है ये समझने की कोशिश उन्होंने की। अब देखना, इसको ही इन्होंने समझ के उनके पोस्टुलेट्स दिए। पर अब कौन से सीरीज से कैसे कैसे निकले ये देखते हैं हम लोग कंपाउंड। तो सबसे पहले ये देखो, कोबाल्ट 3 क्लोराइड वाला 6NH3 वाला, इसमें से ना इसमें से 3 निकल गए, सॉरी। ओके, तीनों के तीनों क्लोराइड आयंस निकले और सिल्वर क्लोराइड बन गए 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड्स। ओके, तो 3 क्लोराइड आयंस, मतलब ऐसे मैं कह रहा हूं कि ऐसे समझ लो कि एक में से 3 क्लोराइड आयन निकल गए, ऐसे लॉजिक बन रहा है इसका। ओके, इसी वजह से 3 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड बन रहे हैं, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी सिल्वर के आयंस प्रेजेंट है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की वजह से, जिसके साथ रिएक्शन हुआ था ना, इसकी वजह से। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर इसमें से 2 क्लोराइड्स निकल रहे, 2 क्लोराइड आयंस। ठीक है, और फिर इसमें से एक क्लोराइड आयन ही निकल रहा है। अब ये ऐसा क्यों निकल रहा है ना, इसी को समझेंगे। पर उन्होंने ये ऑब्जर्व कैसे किया, फिर उनको कैसे पता चला कि भाई इतने ही निकल रहे या फिर इतने क्लोराइड आयंस निकल रहे? उन्होंने ना कंडक्टिविटी मेजर की। ओके, और फिर हमें तो पता है कि अगर ज्यादा आयंस है हमारे सॉल्यूशन में तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो बस यही दिखा कि भाई अगर ये 4 वाले कंपाउंड्स लिए, ओके, तो कंडक्टिविटी थोड़ी कम थी। 5 वाला लिया, ओ कंडक्टिविटी बढ़ गई। ओके, और फिर 6 वाला लिया तो और कंडक्टिविटी बढ़ गई, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल वाला। समझ में आ गई बात? तो उनको इससे समझ में आया कि भाई ज्यादा नंबर ऑफ आयंस आ रहे और वो भी क्लोराइड वाले आयंस निकल के बाहर आ रहे, सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहे। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने खुद समझा और फिर उनके बेसिस पर उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए। चलो अब देखते हैं उनके पोस्टुलेट्स क्या थे। अब देखना, पोस्टुलेट में उन्होंने एक एक करके उनको जो अंडरस्टैंडिंग आई उनके एक्सपेरिमेंट से वो बताया। सबसे पहली चीज उन्होंने क्या कही मालूम है कि भाई इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल्स शो करते हैं 2 टाइप के वैलेंसेस, ओके, या फिर लिंकेजेस कहो आप सिंपल भाषा में। मतलब मेटल्स 2 तरीके के लिंकेजेस दिखाते हैं। एक तो होता है प्राइमरी लिंकेज या फिर प्राइमरी वैलेंस, और दूसरा होता है सेकेंडरी लिंकेज या फिर सेकेंडरी वैलेंस। अब ना एक एक करके इन लिंकेजेस या फिर वैलेंसेस के बारे में समझते होता क्या है ये भाई। ओके, तो देखो प्राइमरी वैलेंसेस जो होते हैं ना, सिंपली हमारे मेटल का ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ओके, उस कंपाउंड में देखना, प्राइमरी वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। तो अगर इस कंपाउंड को मैंने लिया, ओके, और इसमें से इन किसी भी कंपाउंड को लिया मैंने, और इसमें हमारा मेटल हमको पता है भाई कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं ढूंढने की कोशिश किया तो क्या मिलेगा मेरे को कि देखो कितने भी नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स वेरिएबल क्यों ना हो इन सीरीज ऑफ कंपाउंड्स में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट पे। क्यों भाई? क्योंकि अमोनिया तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0, करेक्ट। तो ये सारे 0 ही दिखाएंगे। तो बचा सिर्फ क्या मालूम है, इनमें COCl3 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 COCl3, करेक्ट। ये 6 5 4 अमोनिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट से। अब बचे ये ना, तो इनमें 3 क्लोरीन, मतलब क्लोरीन एक के ऊपर -1, 3 के ऊपर -3, करेक्ट। तो सारे में देखो Cl3 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 Cl3, करेक्ट। ये जैसे कि वेरिएबल नंबर ऑफ अमोनिया दिख रहे हैं, वैसे ही Cl3 एकदम फिक्स्ड है नंबर उनका। तो सारे में -3 क्लोरीन का है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सॉरी -1 है तो तीनों का -3 हो जाएगा सारों में। तो सारे केसेस में कोबाल्ट का +3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऐसे कंपाउंड्स में हमारे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग कहते हैं प्राइमरी वैलेंस। समझ में आ गई बात? ऐसे कंपाउंड्स में वर्नर ने कहा, जिनको वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा उनको, ठीक है। अब ये प्राइमरी वैलेंसेस जो है, वर्नर कहते हैं कि ये नॉर्मली आयोनाइजेबल होते हैं। इस चीज को भाई समझना है अच्छे से, क्योंकि यही चीज आप समझोगे ना तो ही आपको समझ में आएगा कि भाई क्यों अलग अलग नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस निकल रहे थे। ओके, क्यों सारे के सारे
हमारे जो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स है उनमें 3-3 क्लोराइड आयंस है, पर सारे में 3-3 क्यों नहीं निकल रहे थे? कुछ में 3, कुछ में 2, कुछ में 1 ही क्यों निकल रहा था? ये समझ में आएगा, थोड़ी देर रुकना बस। सेकेंडरी वैलेंस समझेंगे ना तब समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर सब दिमाग में रखना, नॉर्मली आयोनाइजेबल का है। आयोनाइजेबल बोले तो आयंस बाहर निकल सकते हैं, ओके। प्राइमरी वैलेंसेस को कहा है, मतलब इसका सिंपल सा लॉजिक है कि जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओके, वो नॉर्मली आयोनाइजेबल है। इसका मतलब द प्राइमरी वैलेंसेस आर नॉर्मली आयोनाइजेबल का। अब नॉर्मली आयोनाइजेबल क्यों है ये समझ में आएगा सेकेंडरी वैलेंस समझने पर, ठीक है। और प्राइमरी वैलेंस कौन सेटिस्फाई करता है, ये एक चीज उन्होंने बताई, नेगेटिव आयंस, ओके। तो देखो, प्राइमरी वैलेंसेस आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। तो इस केस में कौन प्राइमरी वैलेंस से सेटिस्फाई कर रहा है इन सारे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स में, ओके। अमोनिया तो नेगेटिव आयन है ही नहीं, वो तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो नेगेटिव आयंस तो हमारे क्लोराइड है, तो तीन क्लोराइड आयंस ही सारे के सारे में प्राइमरी वैलेंस हमारे मेटल की सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब बात बढ़ेगी आगे सेकेंडरी वैलेंस के ऊपर ना, तब समझ में आएगा एक्चुअल में प्रॉब्लम, मतलब एक्चुअल में इन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर कैसे बताया था वर्नर ने। तो सेकेंडरी वैलेंस के बारे में वर्नर ने क्या कहा मालूम है कि सेकेंडरी वैलेंसेस आर नॉन आयोनाइजेबल, ओके। प्राइमरी तो चलो ठीक है, नॉर्मली आयोनाइजेबल है, मतलब हो सकते हैं आयोनाइजेबल, नहीं भी हो सकते, पर सेकेंडरी वैलेंसेस स्ट्रिक्टली नॉन आयोनाइजेबल है, ठीक है। अब इनमें उन्होंने कहा कि सेकेंडरी वैलेंसेस कौन सेटिस्फाई कर सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर नेगेटिव आयंस, कोई बात नहीं, ओके। दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर नेगेटिव आयंस। अब सेटिस्फाई करना मतलब क्या कि मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी और नेगेटिव आयंस भी। फर्क समझ में आ रहा है? मेटल की प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ नेगेटिव आयंस, यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी मेटल की सेटिस्फाई कर सकते हैं दोनों भी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस। अब मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी है क्या, पर आप कहोगे सर वो सिंपली है मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाली चीज है ना, इसको हम लोग देखेंगे बेसिक्स में, एकदम जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में। उस पर अभी फोकस मत करना, ऐसे समझना कि मेटल का एक फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हर एक मेटल का, ओके। तो देखो, द सेकेंडरी वैलेंस इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल, ठीक है। अब कोबाल्ट के केस में मैं बता देता हूं आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यहां पर, ओके। तो अब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि 6 वैलेंसेस कौन कौन सेटिस्फाई कर सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी और नेगेटिव आयंस भी। तो देखना ध्यान से, यहां पर कोबाल्ट के केस में अगर मैं कैसे भी मतलब ओरिएंटेशन रखूं, अब पहला जो हमारा कंपाउंड है COCl3.6NH3, ओके। एक एक चीज देखेंगे हम लोग, कैसे नंबर ऑफ आयंस वेरी कर रहे थे जो क्लोराइड आयंस निकल रहे हो। तो COCl3.6NH3 में, ओके, सपोज ऐसे 6 हमारे जो मतलब अमोनिया के मॉलिक्यूल्स है ना, वो जुड़े हुए हैं हमारे कोबाल्ट के साथ, इस तरीके से कुछ, ओके, इस फैशन में, ठीक है। चलो जुड़ गए। अब इन 6 मॉलिक्यूल्स के बाहर, ओके, वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं हमारे 3 क्लोराइड आयंस, ठीक है। कितने हैं? 3। और इसके ऊपर टोटल है 3+ वाला चार्ज इस स्पीशीज के ऊपर, ऐसे मैं कह रहा हूं आपको, ओके। देख लेना, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है। अब समझ में आएगा। देखो, ये सेकेंडरी वैलेंस है ना पहले वाले कंपाउंड के केस में, वो जो 6 है हमारे कोबाल्ट की, वो इन 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स द्वारा सेटिस्फाई की जा रही है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द्वारा, ओके। और जो प्राइमरी वैलेंस है कोबाल्ट की इस केस में, वो इन 3 क्लोराइड आयंस से सेटिस्फाई की जा रही है। तो जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट से, तो ये बाहर के 3 क्लोराइड आयंस जाने के लिए जा सकते हैं, ओके, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंस सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये लिंक्ड नहीं है कोबाल्ट से सेकेंडरी वैलेंस के फॉर्मेट में, ओके। मतलब कोबाल्ट का क्लोराइड आयंस के साथ कोई सेकेंडरी वैलेंस नहीं है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंस सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक? तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंस से सेटिस्फाई कर रहे हैं 3 क्लोराइड आयंस, इसीलिए निकल पा सकते, इसीलिए निकल सकते हैं। अब देखो दूसरा कंपाउंड देखना ध्यान से, COCl3.5NH3, इसमें ना एक NH3 गायब है और उसके जगह पे ना एक क्लोराइड आयन यहां पर आ गया है, ठीक है।
तो बचे कितने बाहर? 2 वेटिंग लिस्ट पे। ओके, तो ये जो 2 है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये जो तीसरा वाला है ना, ये प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करता है और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करता है, सेकेंडरी वैलेंस भी सेटिस्फाई करता है हमारे कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट कहता है कि अगर सिर्फ तू प्राइमरी वैलेंस सेटिस्फाई कर रहा होता तो मैं तेरे को छोड़ देता सिल्वर नाइट्रेट जब डालने के बाद, ओके, सिल्वर क्लोराइड बनने के लिए, पर तू मेरा सेकेंडरी वैलेंस भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो मैं नहीं छोड़ सकता तुझे, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसेस आर नॉन आयोनाइजेबल। पर कोबाल्ट कहेगा प्राइमरी वैलेंसेस आर नॉर्मली आयोनाइजेबल। मतलब सिचुएशन अगर ऐसी होगी कि भाई अगर वो एक स्पीशीज दोनों भी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा मेटल बोलेगा कि तू नहीं जा पाएगा बाहर, ओके, एज इन द फॉर्म ऑफ आयन। ठीक है, तू छोड़ के नहीं जा सकता मुझे। तो बात समझ में आ रही? इसीलिए 2 निकल रहे हैं CO, ओके, Cl3 5NH3 में। देखना, CO Cl3 5NH3 में। अब सिमिलर लॉजिक के हिसाब से आप दिमाग लगा सकते हो कि यहां पर अब और एक अमोनिया मॉलिक्यूल की जगह पे एक क्लोराइड आयन आएगा और एक ही क्लोराइड आयन बाहर वेटिंग लिस्ट पे पड़ा है। ओके, भाई सोच रहा है कि कब मेरी भी एंट्री होगी। ओके, तो मैं ऐसी मजाक में कह रहा हूं। और ये रहे ये वाले कंपाउंड्स COCl3.4NH3, COCl3.4NH3। देखो इसमें कोबाल्ट 1 है, 3 क्लोराइड, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। तो देखो कोबाल्ट 1, 3 क्लोराइड, ठीक है, और बचे कितने? ये सारे हो गए, तो 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4, करेक्ट। अब इसमें ये भी प्राइमरी वैलेंस सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी भी कर रहा है। तो कोबाल्ट कहेगा कोबाल्ट कहेगा तुम दोनों नहीं जा पा सकते बाहर, सिर्फ ये जा सकता है, क्योंकि ये मेरा सिर्फ प्राइमरी वैलेंस सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए फिर COCl3 4NH3 के केस में सिर्फ एक ही बाहर निकलता है, इनके केस में, ओके, एक ही क्लोराइड बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये जो क्लोराइड बाहर निकलने वाले की कहानी वैलेंसेस से आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब चौथा पोस्टुलेट इन्होंने क्या कहा मालूम है? जो सेकेंडरी वैलेंस सेटिस्फाई की जाती है ना इन आयंस के द्वारा, ओके, या फिर ग्रुप्स के द्वारा, जैसे कि क्लोराइड आयन हुआ या फिर हमारा अमोनिया का मॉलिक्यूल हुआ। लॉजिक समझ में आ रही? तो ये सेकेंडरी वैलेंस जो भी सेटिस्फाई कर रहे, ये एक पर्टिकुलर स्पेशल अरेंजमेंट में ही हमारे मेटल के अगल बगल में है, ओके। और ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है इनके बारे में हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पर वर्नर ने यहां तक की भी बातें बताई थी। सोचो, मतलब ये जो वर्नर ने कहानियां कही है या फिर वर्नर ने ये जो बात बताई है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम सटीक निकली। ठीक है, तो ये जो स्पेशल अरेंजमेंट्स है ये अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अलग अलग होंगे। ध्यान देना, देखो स्पेशल अरेंजमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स। तो आयंस या फिर ग्रुप्स बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेजेस, हाँ, जो सेकेंडरी लिंकेजेस से बाउंड है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात दिमाग से हटनी नहीं चाहिए। जो भी आयंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, मतलब जो ग्रुप्स है जो सेकेंडरी वैलेंस सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओके, ये स्पेशल अरेंजमेंट में ही, एक फिक्स्ड स्पेशल अरेंजमेंट में ही है, और वो स्पेशल अरेंजमेंट डिपेंड करता है ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। तो अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो स्पेशल अरेंजमेंट होगी ऑक्टाहेड्रल, कुछ इस तरीके से, ओके, 4 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, ओके। तो देखो ये ऑक्टाहेड्रन बना रहा है, फिर ऐसे देखो एक ऊपर से बना, एक ऐसे नीचे से बना। ठीक है, अगर हमारे पास, ओके, मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऐसे टेट्राहेड्रल बनेगा, जिसमें शेप देखो टेट्राहेड्रन का लेगा ये। करेक्ट, बात समझ में आ रही है? ओके, मेटल हमारा बीच में टेट्राहेड्रन में। और फिर अगर इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, पर कुछ केसेस में हमारे जो आयंस या फिर ग्रुप्स है जो सेकेंडरी लिंकेजेस फॉलो, मतलब ये कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो कुछ ऐसे स्क्वायर प्लेनर शेप में भी, फॉर्मेट में भी मेटल के अगल बगल में जुड़ सकते हैं, ऐसे वर्नर ने कहा था। तो नॉर्मली ट्रांजिशन मेटल्स के जो कंपाउंड्स है, ओके, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो नॉर्मली ये ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट्स दिखाते हैं। ये भी वर्नर ने लास्टली जाते जाते कह दिया। चलो, तो अब वर्नर भैया जी ने हमें जो कुछ भी कहानियां बताई, जो कुछ भी हम लोग ने पोस्टुलेट्स उनसे सीखे,
अब हम लोग मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बेसिक टर्म्स जो है उनको सीखना शुरू करते हैं। इतिहास को आप पीछे रखते, प्रेजेंट में आ जाते हैं, सिंपल एक वाक्य में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या फिर इसी का दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स। बस दैट्स इट। तो अब देखना, शुरुआत में ही, एकदम शुरुआत में जब मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं वो समझाते टाइम पर ही आपका एक बहुत बेसिक सा कंफ्यूजन दूर कर दिया जो कि होता है बच्चों को। देखो, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है या फिर जो हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, हम लोग ने शुरुआत में दो टाइप के एग्जांपल्स देखे थे। एक था NiCO4 ऐसे कुछ, करेक्ट, ये वाला, और दूसरा वाला एग्जांपल में कुछ हम लोग ने K4FeCN6 ये लिया था। तो इस तरीके के एग्जांपल में मैंने कहा था कि यहां पर मेटल एटम जो है ये जुड़ा हुआ है न्यूट्रल मॉलिक्यूल से विद द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस, पर ये इनके ऊपर कुछ चार्ज नहीं है भैया, तो ये है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। और ऐसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं, बस। और ये अगर हमारे पास कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ओके, FeCN6 वाला कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर अब मैं K4 हटा देता हूं तो चार्ज रहेगा 4-, ये भी समझा था हम लोग ने। तो ऐसे चार्ज वाले जो कॉम्प्लेक्सेस है, ओके, ये न्यूट्रल, ये चार्ज वाले। अब ऐसे चार्ज वाले कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं कहते, ये स्पीशीज हो गए, चार्ज स्पीशीज हो गए। इनको हम लोग सिर्फ कॉम्प्लेक्स कहते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। लॉजिक समझ में आ गई बात, ठीक है। दोनों को भी हम लोग कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे, पर न्यूट्रल वाले कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते, चार्ज वाले नहीं होते, बस दैट्स इट। तो एग्जाम्पल के तौर पे भाई, न्यूट्रल के एग्जाम्पल तो मैंने अभी बता दिया आपको, NiCO4 ये भी न्यूट्रल है, क्योंकि देखो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है ये, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, दिख रहा है हमें एलिमेंट के साथ। ये न्यूट्रल, ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन क्लोराइड वाला जुड़ा हुआ है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, कोई भी जुड़े कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें, ओके। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग ने शुरुआत में ही देखा था ना कि भाई अनायंस जुड़े या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल जुड़े, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे यहाँ पर मेटल एटम के साथ ये अनायंस क्लोराइड आयंस जुड़े हुए, ये अमोनिया मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जुड़े हुए, पर दोनों भी जुड़े हुए बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो फर्क नहीं पड़ता। अब ये जुड़ने के बाद पूरे के पूरे स्पीशीज के ऊपर चार्ज शून्य है, न्यूट्रल है, तो भाई ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दोनों भी। वही जब चार्ज कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे हम लोग, जैसे कि ये CONS3 3+ या फिर FeCN6 4- जो अभी हम लोग ने देखा, ओके, तो ये भाई कॉम्प्लेक्सेस सिर्फ हम लोग कहते हैं इनको, जो एग्जांपल में देखो पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्सेस, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स के तौर पे मैंने आपको दिखा दिया। देखो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। कुछ नहीं भाई, बेसिक चीज ही है जो हम लोग आयन, अनायंस, कटायंस ऐसे सब हम लोग जो पढ़े हुए हैं, ओके। कुछ दिमाग के ऊपर बह जाने वाला कुछ भी नहीं, बाउंसर जाने वाला कुछ भी नहीं, बस बेसिक एक बार समझ जाओगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, बहुत पसंद आने लगेगा आपको। बहुत लॉजिकल चैप्टर है ये, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये रही कहानी। अब डेफिनेशन से क्या ही करना है हमें, ओके, वो तो बस समझने वाली बात है। तो समझ तो ली हम लोग ने कि भाई ऐसे स्पीशीज जिनमें मेटल एटम या फिर आयन, ओके, स्पीशीज हैविंग सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन जुड़ा हुआ है, किससे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से या फिर अनायन से या फिर आयन से कहो, ओके, बाउंड टू द फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, किससे भाई, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, खत्म। उन्हीं को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस। तो ये अगर ये बात समझ में आ गई तो कॉम्प्लेक्स क्या आपको समझ में आ गया, ओके। डेफिनेशन रटना, याद रखना, नीट में तो भाई इसका कुछ लॉजिक नहीं है, बस अब यही चीज कॉम्प्लेक्स होती है, ये मैंने लिख के रखा है आपके लिए, ताकि आपको अगर कभी कुछ डाउट आए तो आप एक बार जाके देख सकते हो कि भाई हाँ क्या होता है एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स, कुछ क्लैरिटी आ जाएगी आपको। पर एग्जाम्पल की मदद से तो आपको एकदम दिमाग में हमेशा क्लियर रहेगा। तो एग्जाम्पल की मदद से तो हम लोग ने समझ लिया सबसे शुरुआत में। चलो अब देखते हैं कि भाई सेंट्रल एटम या फिर आयन किसको कहते हैं। कुछ नहीं, अगर हम एक कॉम्प्लेक्स को पकड़े, ओके, या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी को पकड़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इस कॉम्प्लेक्स को पकड़ा। अब इस कॉम्प्लेक्स में जो हमारा एटम या फिर आयन होगा, ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर निकल का एटम है, ओके, तो मैं कैसे कह सकता हूं ये निकल का एटम वगैरह है, ये आपको आइडिया आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जब हम लोग समझेंगे ना तब। डोंट वरी, मैं कह रहा हूं अभी ये निकल का एटम है, समझ लो अभी निकल का एटम है, ओके। अब ये निकल के एटम के अगल बगल में ये ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, दिखा? तो इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं निकल के आजू बाजू में। अब एक खास स्पेशल अरेंजमेंट में जुड़े हुए हैं
इसके आजू बाजू में, तो भाई इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल एटम। और अगर ये आयन होता तो फिर हम लोग इसको कहते हैं सेंट्रल आयन। बस, बाकी कुछ नहीं, यही लिखा है देखो, इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी ओके द एटम या फिर आयन, जैसे कि यहां पर एटम लिया मैंने, सपोज अगर आप आयन लोगे ओके, तो क्या बोला है, टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस या फिर ग्रुप्स आर बाउंड। ठीक है, तो ये देखो फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस, या फिर यहां पर अगर अनायंस लू में तो ये रहे फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस या फिर ग्रुप्स मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आर बाउंड कैसे, इन अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल पैटर्न। तो एक ऐसे नहीं है कहां से भी ज्वाइन होंगे ओके, कुछ फिक्स्ड पैटर्न में ज्वाइन होंगे, वो भी हम लोग देखेंगे एक एक करके जब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि भाई किस किस तरीके के पैटर्न में ये जुड़ते हैं हमारे जो सो कॉल्ड एनायंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ओके, पर ये फिक्स्ड पैटर्न में जुड़ते हैं, याद रखना। और ऐसे जुड़ने के बाद ओके ज्योमेट्रिकल पैटर्न में किसको जुड़ रहे, इसको जुड़ रहे ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल एटम। तो देखो इन अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट, तो इस एटम या फिर आयन जिसको जुड़े हुए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस इस तरीके से पैटर्न में, उसी को कहते हैं सेंट्रल एटम या फिर आयन। ठीक है, तो इस एग्जांपल में जैसे निकल हमारा सेंट्रल एटम या फिर आयन है, ये प्लैटिनम है जिसके अगल बगल में क्लोराइड और अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हुए, ये कोबाल्ट है जिसके अगल बगल में अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हुए, ये आयरन सेंट्रल एटम या फिर मतलब अब यहां पर देखो ये सेंट्रल में कहता हूं ये आयन है ओके, आयरन का आयन है यहां पर कोबाल्ट का आयन है ओके, यहां पर ये एटम है। ठीक है, अब ये बात कैसे समझेगी, चलो यहीं पर बता देता हूं मैं आपको, कोई बात नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर वाली चीज देखना, हमारे ये जो आयंस या फिर ग्रुप्स मतलब जो जुड़े हुए, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है जो न्यूट्रल होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है इसका, इस मॉलिक्यूल का, तो बाहर भी पूरा का पूरा चार्ज 0 है, तो इसके ऊपर भी निकल के ऊपर 0 ही रहेगा, तो ये तो एटम है ना भाई, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन होता है, एटम ही होता है। समझ में आई बात। वैसे यहां पर भी देखो, अब देखो बाहर, हाँ एक मिनट सॉरी, यहां पर मैंने एटम लिखा, यहां पर देखो ये अंदर हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 ओके, क्लोरीन इसके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2-। ठीक है, तो देखो बाहर तो 0 है ओके, अंदर इसका 0 है, इसका -2 है, तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, और बस इस मतलब इस स्पीशीज न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल नहीं सॉरी, स्पीशीज न्यूट्रल है, और इस स्पीशीज में यहां पर क्लोरीन के पास मतलब 2 क्लोराइड की वजह से -2 है, तो प्लैटिनम को भाई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेके बैठना पड़ेगा, नहीं तो फिर न्यूट्रल नहीं रहेगा हमारा स्पीशीज। या फिर आप बेसिक मतलब बेसिक मैथ के हिसाब से आप प्लैटिनम के ऑक्सीडेशन स्टेट को x मानो, क्लोराइड के 2 को -2 हो जाएगा ओके, फिर अमोनिया का 0 हो जाएगा, प्लस बाहर 0 है तो वही हो जाएगा ना, x - 2 = 0, x = +2। समझ में आ गया प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकला, एकदम बेसिक रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह में पढ़ा होगा, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ये तो मेरा तरीका है ओके। वैसे यहाँ पर भी देखो ये 0 है अमोनिया, बाहर 3+ है, तो इसको इसके ऊपर ही मतलब 3+ है, इस मेथड से भी निकालोगे तो भी वही मिलेगा ओके। तो इसलिए मैंने कहा ये सेंट्रल आयन है ओके, यहाँ पर मैंने एटम बोला गलती से सॉरी, ये भी आयन ही है ओके। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आयन कौन सा है, एटम कौन सा है, कैसे कॉम्प्लेक्स को देखो और आहिस्ते आहिस्ते समझ में आएगा कि भाई न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन से वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, अमोनिया न्यूट्रल है ओके। वैसे और भी कुछ है मॉलिक्यूल्स जो मैं आपको बताऊंगा न्यूट्रल है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है ओके, वाटर वगैरह। और ये रहा अपना अमोनिया, वैसे भी 0 ओके, तो इसके ऊपर +3। अब साइनाइड सबको पता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओके, साइनाइड CN- तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -1 है तो 6- है तो -6 हो जाएगा ये पूरा का पूरा ओके, बाहर जाएगा तो +6 बनेगा, तो -4 + 6 कितना होता है +2, तो आयरन यहाँ पर +2 आयन के फॉर्म में, तो इसीलिए आयरन सेंट्रल आयन है यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पर बेसिक्स हम लोग समझ रहे हैं, इसलिए मैं एकदम बेसिक में जाके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फर्क कैसा पड़ रहा है, या फिर कौन से कॉम्प्लेक्सेस में एटम है या फिर कौन से में आयन है, कैसे समझना भी है हमें। चलो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स स्पीशीज के अंदर के सेंट्रल एटम या फिर आयन को देखा हम लोग ने, अब उसको जुड़ने वाले जो बाकी के आयन्स या फिर ग्रुप्स है, कितने बार मतलब कब तक हम लोग इनको सिर्फ आयन्स या फिर ग्रुप बुलाएंगे, कुछ तो नाम देना पड़ेगा इनका, उन्हीं को भाई कहते हैं लिगैंड, बस बात खत्म। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ने देखा था NiCO4 वाला एग्जाम्पल, करेक्ट, उसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हमारे जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ये इसको हम लोग कहते हैं लिगैंड। ठीक है, अब इनके बारे में काफी कुछ सीखना है हमें, पर ये तो बात आपको समझ में आ गई आई होप। अब
किस किस तरीके से हमारे लिगैंड हो सकते हैं, एकदम सिंपल सिंपल आयन हो सकते हैं, जैसे कि क्लोराइड वाला आयन है हमारा, ठीक है, या फिर कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर वाटर या फिर अमोनिया, इस तरीके से कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी लिगैंड्स हो सकते हैं जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन के साथ जुड़े हुए, जैसे कि ये रहा देखो इथेन 1,2 डायअमीन, ओके, ये देखो इथेन 1,2 डायअमीन, ओके, ई कैप। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स भी लिगैंड की तरह बिहेव कर सकते हैं, मेटल एटम या फिर आयन के साथ जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन्स भी लिगैंड का काम करते हैं, ओके। अब हम लोग लिगैंड्स के थोड़े टाइप्स को समझते हैं और किस तरीके से मतलब हम लोग पहचान पाएंगे कि ये कौन से टाइप का है, उसको भी देखेंगे। चलो, तो डेंटिसिटी ये चीज पहले समझेंगे हम लोग, फिर आपको समझ में आएगा कि अलग अलग लिगैंड के टाइप्स कैसे आते हैं। अब डेंटिसिटी बोले तो क्या, कुछ नहीं भाई, देखो लिगैंड जो है ना हमारा, उस लिगैंड में कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स है जो हमारे मेटल या फिर मेटल आयन के साथ बाइंड हो रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं डेंटिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल लूं, एकदम सिंपल सा लिगैंड, ओके, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है भाई हमारे मेटल या फिर मेटल एटम के साथ, तो इसके केस में ना ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है, अब थोड़ी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता हूं मैं आपको कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे। जैसे हम लोग ने शुरुआत में कहा, शुरुआत में हम लोग ने समझा कि नॉन म्यूचुअल शेयरिंग होता है, जिसमें हमारा मेटल या फिर मेटल आयन के तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर आयंस आके बॉन्ड बनाते हैं ना, या फिर जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस जो बॉन्ड बना रहे हैं हमारे मेटल या फिर मेटल आयन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन्हीं का होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स का जुगाड़ यही करते हैं। तो देखो यहां पर ये भी एक लिगैंड है, ओके, जो मेटल या फिर मेटल आयन के साथ जुड़ने की चाहत रखता है, इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं इसको लिगैंड, और जो जुड़ जाता है, ओके, पर जुड़ता कैसे है, ये खुद ऐसा इलेक्ट्रॉन लेके आता है, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये कहता है कि भाई मेटल या फिर मेटल आयन मैं ही लेके आया हूं, पर हम लोग शेयरिंग करते हैं, ओके, मतलब मैं ही चॉकलेट लेके आया हूं, पर हम लोग शेयर करके खाते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से तो ये एक ही एटम जुड़ता है, ओके, हमारे मेटल या फिर मेटल आयन के साथ। तो हमारा जो लिगैंड है उसमें कितने डोनर एटम है, ये डोनेट कर रहा है ना, तो इसीलिए डोनर एटम। तो कितने डोनर एटम है, एक डोनर एटम है, करेक्ट, जो हमारे मेटल या फिर मेटल आयन के साथ जुड़ रहा है, ओके, एक साइमल्टेनियसली बात कर रहा हूं मैं, ओके। अब आगे हम लोग देखेंगे और भी ऐसे लिगैंड होते हैं जिनमें 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, पर पहले एक वाला समझ में आ गया। चलो, तो ऐसे लिगैंड्स को हम लोग कहते हैं यूनिडेंटेट लिगैंड्स, यूनिडेंटेट, जिनमें एक डोनर एटम है जो जुड़ रहा है मेटल या फिर मेटल आयन के साथ। तो देखो डेंटिसिटी क्या है, बेस्ड ऑन डेंटिसिटी, ओके, नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ द लिगैंड, यहां पर एक है, थ्रू विच इट बाइंड्स टू मेटल या फिर मेटल आयन, ठीक है। अब ऐसे भी लिगैंड होते हैं जिनमें 2 डोनर एटम्स के मदद से ये जुड़ते हैं मेटल या फिर मेटल आयन से, ओके, और दोनों भी डोनर एटम जुड़ेंगे एक साथ काम करेंगे, ओके। ऐसे नहीं कि एक ही डोनर एटम जुड़ रहा है, दूसरा ऐसे ही खाली बैठा हुआ है, ऐसा नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो इथेन 1,2 डायमीन, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने एग्जांपल देखा था, इसमें देखो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर, ओके, तो ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेटल एटम या फिर आयन को पकड़ते हैं एक साथ, मतलब ये दो जो नाइट्रोजन एटम्स है, ओके, इस लिगैंड के इथेन 1,2 डायमीन के, ये दोनों एटम्स एक साथ पकड़ते हैं हमारे मेटल या फिर मेटल आयन को, क्लियर, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, बाइंड हो जाते हैं इनसे। तो क्योंकि 2 एटम्स है, ये एक ये दूजा, इसीलिए इनको डाइडेंटेट कहते हैं। अब ये देखो C2O4 2- ऑक्सलेट आयन, इसमें भी देखो वही कहानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं, ओके, ये रहा अपना ऑक्सलेट आयन, ओके, C2O4 2-। अब इसमें भी देखो ये ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम, दोनों मिलके, दोनों एक साथ मेटल या फिर मेटल आयन के साथ जुड़ेंगे। तो 2 एटम्स, 2 डोनर एटम्स है इस लिगैंड के, तो इसलिए डाइडेंटेट, डेंटिसिटी 2, करेक्ट, डाइडेंटेट बोले तो डेंटिसिटी 2, यहां पर डेंटिसिटी 1, डेंटिसिटी 2। वैसे ही 2 से ज्यादा वाले को हम लोग कहते हैं पॉलीडेंटेट, ओके, और इनमें एग्जाम्पल जो है काफी अतरंगी। फॉर एग्जाम्पल अब देखो ये सबसे पहले EDTA4-, नाम देख के लगेगा कि भाई क्या ही, कैसा नाम है भाई इनका, ओके, क्या है होता है ये, अब देखो समझ बता जाओ मैं, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ओके, इथिलीन E
डायामीन डी, ओके, टेट्रा एसीटेट TA और 4 है इसीलिए आयन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बताता हूं मैं आपको तो क्लैरिटी आएगी कि भाई कैसा ये पॉलीडेंटेट है, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। देखना, इसको हटा देता हूं मैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो ये रहा हमारा इथिलीन डायमीन CH2 ऐसे, ओके, और फिर इसको टेट्रा एसीटेट आयन से जुड़ा हुआ है, 4 एसीटेट आयन कुछ इस तरीके से CH3CO- CH2CO-, हाँ भाई CH3 नहीं होगा क्योंकि देखो कार्बन 1 2 3 4 ही बॉन्ड बनाता है ना भाई, 4 5 तो नहीं बनाता, इसीलिए CH2CO- तो CH3 मत लिख के आना। ओके, तो ये रहे ये 4 एटम्स जो एक साथ भाई साहब काम करेंगे मेटल के साथ जुड़ने में, और ये जो 2 नाइट्रोजन के एटम्स है ना ये भी जुड़ेंगे। तो आप ऐसे समझ लो, मैं कलर चेंज कर देता हूं। ओके, ये रहा 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया। तो 6 डोनर एटम्स पकड़ रहे हमारे मेटल या फिर मेटल आयन को एक साथ इस लिगैंड के, इसलिए ये है पॉलीडेंटेट लिगैंड विद डेंसिटी 6, मतलब 6। ओके, मैं ऐसे ही बोल देता हूं। तो हो गया EDTA का। वैसे ही इसका भी आप देखोगे ना तो इसमें भी कुछ नहीं, नाइट्रोजन ऐसे होता है, ओके, और ये जो CH2 NH2 है ना, ये सपोज ऐसे जुड़ा हुआ है CH2 NH2, इसमें ये वाला नाइट्रोजन एक हो गया, ओके, ये वाला जो बीच वाला है दूसरा, और इसी तरीके से और भी जुड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे में बना देता हूँ, बस इसका नॉर्मल, मतलब बस दिखाने के लिए, एकदम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं मैं, बस दिखाने के लिए CH2 NH2, समझने के लिए भाई हमें कि भाई कितने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 हो गए, और ये रहा चौथा वाला CH2 NH2। ओके, तो देखो CH2 NH2 3 हो गए, ओके, नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए। तो देखो CH2 NH2 3 नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए, इस तरीके से कुछ। तो ये एक नाइट्रोजन, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 एक साथ पकड़ेंगे मेटल या फिर मेटल आयन को। तो डेंसिटी कितनी हो गई आप बताओ, पॉज करके चलो। सिंपल है 4, क्योंकि 4 डोनर एटम है इस लिगैंड के जो बाइंड कर रहे हैं एक साथ मेटल या फिर मेटल आयन को। अब चिलेट लिगैंड्स, इनके बारे में क्या ही बताऊं मैं। ये जो है ना, जो एक साथ पकड़ रहे हैं हमारे, ओके, और रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ओके, इन्हीं को हम लोग चिलेट लिगैंड्स कहते हैं। जैसे कि यहां पर भी देखो, ये भी एक, ये ऑक्सलेट जो है पकड़ रहा है मेटल को ऐसे, क्रैब के क्लॉज जैसा, करेक्ट। अब देखो क्रैब नहीं देखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ओके, क्लॉज मतलब समझ जाना, उसके ऐसे क्लॉज होते हैं, तो वो इसी तरीके से हमारे लिगैंड ने पकड़ा हुआ है। तो ऐसे टाइप वाले लिगैंड्स को, जैसे ये हुआ अपना डाइडेंटेट वाला ऑक्सलेट, या फिर इथेन 1,2 डायामीन हुआ, या फिर हमारा EDTA 4- हुआ, खतरनाक चिलेट लिगैंड, ये भी एक चिलेट लिगैंड हो गया, ओके, जो एक साथ पकड़ रहे, एक से ज्यादा एटम्स, एक से ज्यादा डोनर एटम्स अगर एक साथ पकड़ रहे तो वो चिलेट लिगैंड हो जाता है। सिंपल। तो देखो एक से ज्यादा एटम्स एक साथ पकड़ रहे, एक से ज्यादा एटम्स चिलेट लिगैंड। ठीक है, तो ये जो चिलेट लिगैंड्स है, इनकी जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, मतलब ये चिलेट लिगैंड्स मेटल्स के साथ जुड़ के, अब क्या ही है कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या ही होता है, ओके, मेटल या फिर मेटल आयन के साथ जुड़ेंगे ये लिगैंड्स, इन्हीं को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स, करेक्ट, राइट। मेटल या फिर मेटल आयन के साथ जुड़े लिगैंड्स, इसी को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स। जैसे NiCO4, ओके, यहां पर मेटल एटम के साथ ये लिगैंड जुड़ा हुआ है न्यूट्रल वाला, हो गया कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे चिलेट लिगैंड वाले अगर कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पर इथिलीन डायमीन सपोज जुड़ा हुआ है निकल के साथ, फॉर एग्जाम्पल जुड़ा हुआ है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे कि कैसे जुड़ा है क्या हुआ है, पर अगर ये जुड़ा हुआ है और ये इथिलीन डायमीन और निकल का कुछ कॉम्प्लेक्स स्पीशीज बन रहा है, तो वो होगा चिलेट कॉम्प्लेक्स। और ऐसे चिलेट कॉम्प्लेक्सेस, ओके, होंगे ज्यादा स्टेबल देन द यूनिडेंटेट लिगैंड वाले कॉम्प्लेक्सेस। समझ में आ रही बात? जैसे कि इसके जैसे वाले के से ज्यादा स्टेबल होंगे चिलेट वाले कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो देखो चिलेट कॉम्प्लेक्सेस ग्रेटर, मतलब मोर स्टेबल देन द सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस जो कि होते हैं यूनिडेंटेट लिगैंड्स के। क्लियर? बात समझ में आ गई आपको? एकदम क्लैरिटी आ गई। अब एक और लास्ट टाइप का अतरंगी लिगैंड हम लोग देखेंगे, एम्बीडेंटेट लिगैंड कहते हैं इनको। इनमें खास बात यही है कि ऐसे लिगैंड्स में डोनर एटम्स एक से ज्यादा है, ठीक है, ध्यान देना, पर
ये एक टाइम पर सिर्फ कोई भी एक ही डोनर एटम से बाइंड हो सकते हैं मेटल या फिर मेटल आयन को। क्लियर, क्लैरिटी आ गई? तो देखो, लिगैंड हैविंग टू डिफरेंट डोनर एटम्स, अलग अलग, ओके, मतलब ऐसे समझ लो दो हाथ दिए हैं पर एक ही हाथ से पकड़ पाएगा, दूसरे हाथ को एक साथ, मतलब एक साथ दो हाथों से पकड़ नहीं पाएगा। जैसे चिलेट लिगैंड थे, एक साथ जितने हाथ है उतने हाथों से पकड़ लेंगे भाई मेटल एटम या फिर आयन को, तो चिलेट कॉम्प्लेक्सेस बना रहे। वैसे ये लोग भले दो हाथ है इनके पास, पर एक टाइम पर सिर्फ एक ही हाथ से मेटल आयन को या फिर एटम को पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो बस एम्बिडेंटेड लिगैंड्स हैविंग टू डिफरेंट डोनर एटम्स, अलग अलग, आउट ऑफ विच ओनली वन बाइंड्स टू द मेटल या फिर मेटल आयन। फॉर एग्जाम्पल नाइट, ये जो NO2 वाला है, ओके, इसको हम लोग नाइट्रिटो कहते हैं। ओके, तो ध्यान देना, इस NO2 लिगैंड में जब नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होती है मेटल एटम या फिर आयन को, ओके, तो हम लोग इसको नाइट्रिटो N कहते हैं, और जब कभी ऑक्सीजन से बाइंडिंग होती है तो हम लोग इसको नाइट्रिटो O कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा हमारा एग्जांपल है थायोसाइनेट। तो ये थायोसाइनेट में से जब सल्फर के साइड से बॉन्डिंग होती है मेटल या फिर मेटल आयन से तो हम लोग थायोसाइनेट S कहते हैं, और यहां पर जब N से होती है तो थायोसाइनेटो N कहते हैं। ओके, लिख के दिखाता हूं मैं, थायोसाइनेटो, ये है मेरा ये S इसके केस में, और इसके केस में सेम थायोसाइनेटो N। ठीक है, बस ये थी कहानी हमारी इन अतरंगी एम्बिडेंटेड लिगैंड्स की। चलो अब आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पर। अब हम लोग को थोड़ी बेसिक्स के ऊपर एकदम अच्छे से होल्ड आ जाएगी। चलो हो गया खत्म। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो हमारे मेटल या फिर मेटल आयन के केस में हम लोग इसको पुकारते हैं कि भाई हमारे मेटल या फिर मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। सिंपली कितने नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम से हमारा मेटल या फिर मेटल आयन जुड़ा है उतना होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है, और इसी के ऊपर आगे बहुत सारी कहानियां चलेंगी। तो देखना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये PtCl6 लिया तो यहां पर हमारा मेटल है प्लैटिनम, और इस कॉम्प्लेक्स में यह प्लैटिनम जुड़ा हुआ है 6 क्लोराइड आयन से। ओके, तो क्लोराइड, अब देखना यहां पर देखते ही समझ में आना चाहिए आपको कि प्लैटिनम है हमारा सेंट्रल एटम या फिर आयन। ओके, और ये जो क्लोराइड आयन है, क्योंकि मेटल्स के बारे में ही बात चलेगी यहां पर, तो ये सेंट्रल अपने को मेटल दिख रहा है ना कॉम्प्लेक्स के अंदर, वही अपना सेंट्रल एटम या फिर आयन, समझ जाना। ये जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दिखे ना आपको, तो वो समझ जाने का वो लिगैंड्स है। ठीक है, तो देखो ये हो गया अपना मेटल एटम या फिर आयन जो भी है। ओके, ये हो गया लिगैंड, देख के पता चल रहा है इतना तो बेसिक चीज। अब ये प्लैटिनम के अगल बगल में ये क्लोराइड के लिगैंड्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, और क्लोराइड ये जो लिगैंड है तो बेचारा अकेला ही एटम है, तो बस सिंगल डोनर एटम, तो 6 क्लोराइड एटम्स मतलब 6 डोनर एटम्स, मतलब यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर प्लैटिनम की कितनी, 6। करेक्ट। चलो यहां पर निकल के केस में भी देखो, सेंट्रल मेटल एटम मतलब सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन हमारा निकल। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है, मैंने बताया ना आपको कि बाहर के चार्ज के ऊपर, अंदर के लिगैंड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा एटम या फिर आयन है उसमें। ओके, उसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे हम लोग, सिर्फ बेसिक अभी फिलहाल के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढने के लिए उतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत भी नहीं। कैसे ढूंढेंगे, निकल के साथ जुड़े हुए 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, बस देखना है लिगैंड की तरफ, लिगैंड जो हमारा है उसमें कितने डोनर एटम्स है। ओके, तो अमोनिया बेचारा मॉलिक्यूल, ओके, सिंपल सा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और इसमें जो नाइट्रोजन है यही एक ही डोनर एटम है इसमें, यूनिडेंटिक लिगैंड। तो एक नाइट्रोजन जुड़ेगा, ओके, मतलब एक नाइट्रोजन से जुड़ेगा हमारा अमोनिया निकल के एटम या फिर आयन के साथ, जो भी है इस स्पीशीज में। तो यहां पर 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, तो 4 डोनर एटम्स है फिर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। करेक्ट। अब आप बताओ इसका क्या होगा, फटाफट चलो पॉज करो। ओके, आप अपने पॉज किया होगा, ढूंढा भी होगा। कई लोग कहेंगे कि भाई सर 3 ऑक्सलेट लिगैंड्स जुड़े हुए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। ऐसा कहोगे तो गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि मैंने कितनी बार बता रहा हूं मैं यही चीज, मतलब एक बेसिक चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूं कि भाई लिगैंड में जितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स से जुड़ा हुआ है उतना होता है अपना कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ध्यान देना, याद करना, ये जो C2O4 है ये तो ऑक्सलेट है, स्ट्रक्चर भी बताया मैंने आपको, 2 ऑक्सीजन से जुड़ता है ये। तो एक ऑक्सलेट
का हमारा लिगैंड 2 ऑक्सीजन से जुड़ता है, करेक्ट, याद आया वो ऐसे वाला स्ट्रक्चर, करेक्ट, ऐसे तो 2-2 से जुड़ेगा, ओ सॉरी यहां पर ऑक्सीजन नहीं निकाला मैंने, तो ऐसे 2-2 से जुड़ेगा, देखो ठीक है, 2-2 से जुड़ रहा है भाई, टिक टिक, तो एक लिगैंड 2 डोनर एटम से जुड़ रहा है, ऐसे 3 लिगैंड्स है, तो मेटल अपना जो आयरन है या फिर एटम है जो कुछ भी यहां पर, वो कितने से जुड़ा हुआ है, देखो ऐसे कितने डोनर एटम से, प्लैटिनम को मैं हटा देता हूं, ठीक है, Fe या फिर Fe+, ऐसे लिख देता हूं मैं, तो यहां से ऐसे 2 ऑक्सीजन, इसके जैसे ऑक्सलेट, ये ऑक्सलेट हमारा लिगैंड है, इसमें ये कैसे 2 ऑक्सीजन एटम से जुड़ रहा है, वैसे दूसरा ऑक्सलेट का लिगैंड भी ओके ऐसे ही सपोज 2 ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, करेक्ट, वैसे यहां का भी 2 ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। अब क्लैरिटी आ रही है, अब समझ में आ रहा है, अब आप कहोगे हाँ सर करेक्ट, अब आ रहा है दिमाग में। देखो अब 3 ऑक्सलेट के लिगैंड्स, 2 डोनर एटम्स, ईच ऑक्सलेट का लिगैंड से, मतलब ईच ऑक्सलेट का लिगैंड 2 ऑक्सीजन के डोनर एटम से जुड़ रहा है, तो ऐसे 2 ये डोनर एटम, 2 ये डोनर एटम, 2 ये डोनर एटम, 6 डोनर एटम हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, करेक्ट, तो 6 हमारा करेक्ट है। लॉजिक समझ में आ गई बात, तो सिंपली नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम्स जो विच आर बॉन्डेड टू मेटल या फिर मेटल आयन, ठीक है, तो उतने वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पर 6 है इसीलिए 6। अब हम लोग ने ऑलमोस्ट बेसिक्स समझ लिए, अब लास्ट के कुछ छोटे छोटे बेसिक्स जो कि है भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ओके। अब बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोले तो सिंपल शब्दों में कॉम्प्लेक्स को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। अब ध्यान में कैसे आएगा, देखो ब्रैकेट के अंदर वाला जो चीज है, ओके, ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट चीज है ना, ये ही है अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कॉम्प्लेक्स, सिंपल। अब इसमें ना जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर चार्ज रहेगा, जैसे कि यहां पर देखो FeCN6 जो है हमारा कॉम्प्लेक्स, ओके, FeCN6, इसके ऊपर 4- चार्जेस है, ओके, तो ऐसे चार्ज वाले कॉम्प्लेक्स या फिर चार्ज वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर को अगर न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसे कहो आप, ओके, या फिर उसके जैसा जो चार्ज है उतना ही चार्ज अगर दूसरा कोई आयन लेके आया, जैसे कि यहां पर देखो 4 पोटेशियम आयन्स आ गए, ओके, तो 4+ 4- जुड़ गए, बन गए K4 FeCN6, देखो K4 FeCN6, तो ऐसे आयन्स को हम लोग कहते हैं काउंटर आयन, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन पर आते हैं। कुछ नहीं, जिस स्पेशल अरेंजमेंट में, जिस तरीके से हमारे लिगैंड्स जुड़े हुए हैं हमारे मेटल एटम या फिर आयन के साथ, ओके, उस स्पेशल अरेंजमेंट को कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। देखो यहां पर देखो लिगैंड्स, 6 लिगैंड्स कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि जैसे हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था वर्नर्स की थ्योरी में कि भाई ये ऑक्टाहेड्रन जैसे कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, करेक्ट, ये देखो ऐसे, तो इसीलिए इस स्पेशल अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्पेशल अरेंजमेंट, मतलब ऑक्टाहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है करके, करेक्ट, सिंपल। वैसे ही यहां पर टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रॉन बनेगा इसीलिए। स्क्वायर प्लेनर है, एक स्क्वायर है, एक ही प्लेन में है सारे लिगैंड, स्क्वायर प्लेनर। यहां पर देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके, ये 3 लिगैंड्स ट्रायंगुलर शेप में है एक ही प्लेन में, और फिर बाद में ऊपर एक लिगैंड है नीचे एक लिगैंड है, जिससे एक पिरामिड बन रहा है, देखो बना पिरामिड इस तरीके से, निचले वाले से ऐसा पिरामिड बनेगा, करेक्ट। चलो अलग कलर से दिखा देता हूं निचले वाला पिरामिड, ये देखो ऐसा पिरामिड बनेगा, ओके, ये रहा निचला वाला पिरामिड नीचे फेसिंग, ओके, ये ऊपर फेसिंग वाला पिरामिड, ऊपर फेसिंग वाला पिरामिड देखो दिखा, उसको अगर नहीं करेंगे तो भी दिख जाएगा, दिखा ऊपर फेसिंग वाला पिरामिड, ओके, वो नीचे, ये नीचे वाला पिरामिड, ये 1 2 3 दिख रहे, तो ये ट्रायंगल नीचे फेसिंग पिरामिड, ये ट्रायंगल सेम प्लेन ऊपर फेसिंग पिरामिड, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ठीक है। और फिर इसके जैसे देखो स्क्वायर पिरामिडल, एक स्क्वायर में है और ऊपर ऐसे पिरामिड की तरह जुड़े हुए हैं सारे लिगैंड्स, तो स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अब बात यह है कि कोऑर्डिनेशन अलग अलग नंबर्स के हिसाब से ये स्पेशल अरेंजमेंट होती है, जैसे कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये स्पेशल अरेंजमेंट है। फॉर एग्जांपल ये देखो CONH3 6,
3+। यहाँ पर कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि 6 डोनर एटम्स जुड़े हुए हैं। देखना, एक कोबाल्ट एटम जो है हमारा मतलब आयन है यहाँ पर। ओके, इन शॉर्ट में बता देता हूँ, कोबाल्ट 3+ आयन है, इसको 6 अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो 6 नाइट्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 6 डोनर एटम, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए ऐसा होता है स्पेशल अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल। जब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पर निकल के केस में 4 ओके डोनर एटम्स हमारे यहाँ पर, मतलब समझ लो कार्बोनिल है यहाँ पर, तो कार्बोनिल लिगैंड एक ही तरीके से। अब ये भी ना, इसमें एक चीज है, हम लोग समझेंगे मेटल कार्बोनिल्स के बारे में डेप्थ में, पर फिलहाल समझ लो ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला स्पीशीज है। तो इसमें देखना टेट्राहेड्रल ऐसा अरेंजमेंट होता है। और कुछ कुछ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले स्पीशीज, इसमें देखो प्लैटिनम 4 ओके, 4 क्लोराइड आयंस जुड़े हुए, मतलब लिगैंड तो यहाँ पर क्लोरीन है, 4 एटम्स 4 हो गए ओके, 4 डोनर एटम्स है, इसीलिए देखो क्लोराइड के एक हमारा लिगैंड, 4 क्लोराइड तो 4 डोनर एटम्स बस। तो प्लैटिनम के साथ जुड़े हुए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, तो स्क्वायर प्लेनर होता है, करेक्ट। तो इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट होती है। तो सिंपली द स्पेशल अरेंजमेंट किसकी, ऑफ द लिगैंड एटम्स, किसके अगल बगल में, ओके अपने मेटल एटम या फिर आयन के अगल बगल में, ओके विच आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम या फिर आयन, उसी को कहते हैं हम लोग, उस स्पेशल अरेंजमेंट को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। चलो अब कुछ लास्ट बेसिक चीजें हम लोग देखते हैं, फिर तो भाई हम लोग ने सारे बेसिक्स पढ़ लिए हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। ओके, फिर हम लोग तैयार हो गए उसको समझने के लिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर भाई किसका, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, मेटल एटम या फिर आयन का, ये तो हम लोग ने सीखा है कैसे निकालते हैं। ओके, फिर भी एक बार बता देता हूं मैं अच्छे से एकदम, कि अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स में या फिर हमारे मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है उसमें जितने भी बाकी के जो भी स्पीशीज है उनके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ उनको हटा देंगे, तो फिर जो बचा हुआ चार्ज है हमारे मेटल एटम या फिर आयन के ऊपर, समझ में आ रही है बात। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं FeCN6 ओके 4-, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है। अब मैंने साइनाइड एटम्स के ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट हटा दिया, ओके तो जो बचेगा ना चार्ज इसके ऊपर, वो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। सिंपल भाषा में साइनाइड के ऊपर 1- होता है ऑक्सीडेशन स्टेट उसका, तो 6 है तो 6- हो गया, करेक्ट। अब मैंने इनको हटा दिया, मतलब मैं इनको बाहर लेके जा रहा हूं, ओके -6 को मैं इधर गया लेके +6, तो -4 + 6 कितना होता है +2, तो कितना चार्ज बचा भाई +2, तो Fe वुड कैरी +2 चार्ज, उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल देखो, चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगैंड्स आर रिमूव्ड, चेक, along with the electron pairs that are shared with the central atom। ओके, तो इसी का मतलब सिंपल भाषा में मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हम लोग अगर निकालना चाहते हैं तो बस लिगैंड का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए, फिर उसको बाहर निकाल के लेके जाओ। तो बेसिक रिडॉक्स में हम लोग ने जैसे सीखा था कि भाई 4 स्पीशीज का ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब 4 स्पीशीज रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, ओके अंदर वाले स्पीशीज का एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, उसको बाहर लेके जाते, बचा हुए का निकाल लेते हैं, करेक्ट, एक्स मान के, वो ही करना है हमको। ओके, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल एटम, इसका लॉजिक भी समझ लो आप। फॉर एग्जांपल देखो Fe के साथ ऐसे साइनाइड के एटम जुड़े हुए हैं, चलो कितने हैं 6 है, तो इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये रहा। अब ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है 4- का चार्ज है, ठीक है। तो ये जो लिगैंड हम लोग रिमूव कर रहे हैं अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल एटम, तो ये रहे इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ओके जो शेयर्ड है विद द सेंट्रल एटम, ओके जो बॉन्ड के फॉर्म में मैं दिखाया हूं ना, तो देखो ये यहाँ पर 2-2 है, टॉइंग 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 टॉइंग, करेक्ट, ऐसे 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो मैंने अगर इन सारी चीजों को देखो, इस आयरन को छोड़ के बाकी सारी चीजों को हटा दिया मैंने, ठीक है, सारे साइनाइड एटम्स को हटा दिया, तो जो चार्ज इस पे ऊपर बचेगा, ओके जो भी N+N- फॉर्म में, अब मेटल एटम है तो N+ ही रहता है मोस्टली, तो वो चार्ज जो नंबर है हमारा वो है ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे मेटल का। तो निकालेंगे कैसे भाई, सिंपल मेथड से, साइनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 पकड़ के लेके जाएंगे हम लोग, ओके क्योंकि साइनाइड के ऊपर क्या होता है -1 चार्ज होता है, तो इस हिसाब से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके 1- होता है, सॉरी लिखते टाइम पर N-N+ फॉर्मेट में लिखते हैं ना, तो इसीलिए तो 1- ऑक्सीडेशन स्टेट लेके 6- कर दिया, बाहर निकाल के लेके आ गए हम लोग इसको 6- को, तो मैंने बताया ना +2 आ जाएगा, उस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। लॉजिक समझ में आ गई बात। अब होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, नाम में देखो होमो सेम, ओके तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मेटल या फिर मेटल आयन जुड़ा हुआ है सेम लिगैंड से। देखो मेटल या फिर मेटल आयन बॉन्डेड टू सेम लिगैंड्स,
क्या है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल ये रहा कोबाल्ट, सेम अमोनिया, सारे के सारे लिगेंड्स एक ही है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रो मतलब बोले तो अलग अलग लिगेंड से जुड़ा हुआ है, हेट्रो अलग अलग डिफरेंट। तो देखो कोबाल्ट यहाँ पर जुड़ा है क्लोराइड से, अमोनिया से, तो इनको कहते हैं हम लोग, सॉरी कोबाल्ट मतलब ये जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, ओके, या फिर आयन, जो कुछ भी होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जुड़ा हुआ है अलग अलग लिगेंड से, क्लोराइड है, अमोनिया है, तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया ये। क्लियर? तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप हम लोग ने जितनी भी चीजें इस वीडियो में सीखी आपको समझ में आई होगी, आपको मजा भी आया होगा। ओके, और जैसे कि आप सभी को पता है लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।